जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत नेगी। डिफेंस डायरी में हर बार की तरह बात एक और महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में इस हफ्ते तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं और जो आपके लिए जरूरी भी हैं। पहली बड़ी खबर, काफी लंबे समय के बाद लद्दाख सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की 16वें दौर की बातचीत हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बातचीत के क्या नतीजे निकले उसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सूत्रों की माने तो 2020 में जब गलवान में भारत और चीनी सेनाओं के बीच में खूनी भिड़ंत हुई, उसके बाद पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एक ऐसा इलाका है जो गलवान से लगा हुआ है और अभी भी जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, यानी कि एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़ी हैं। पिछले 2 साल के दौरान गलवान के अलावा पेंगोंग झील के दोनों छोर से दोनों ही सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हट चुकी हैं, लेकिन अभी भी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे में अब 16वें दौर की बातचीत के बाद ये कोशिश हो रही है कि दोनों सेनाएं इस इलाके से पीछे अपने अपने इलाकों में हट जाएं, भारत की सेना अपने इलाके में पीछे आ जाए और चीनी सेना उत्तरी दिशा में अपने इलाके में पीछे चली जाए। अगर ऐसा होता है तो 2020 में से लेकर अब तक पिछले 2 सालों में गलवान की खूनी भिड़ंत के बाद लद्दाख सरहद पर जो तनाव रहा है उसका जो उस तनाव के बीच में जो एक और बड़ा कारण यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, जहाँ पर अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, वो हल हो जाएगा। तो इस तरह से पुरानी स्थिति में दोनों सेनाएं लौट आएंगी। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें देवसांग और कई ऐसे इलाके हैं जो 2020 से पहले जहां पर दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन फिलहाल पेट्रोलिंग पॉइंट 15 को लेकर उम्मीद की जा रही है कि दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हट जाएंगी। लेकिन इस बीच चीन दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। इस बातचीत से पहले चीन के लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख सरहद पर LAC के बहुत नजदीक उड़ान भरते नजर आए और उसको लेकर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने साफ किया कि वायुसेना चीन की ऐसी किसी भी हरकत का माकूल जवाब दे रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई, रफाल, मिराज जैसे लड़ाकू विमान लगातार लद्दाख में LAC के पास युद्धाभ्यास कर रहे हैं और चीन की ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने में जुटे हुए हैं। वायुसेना प्रमुख ने साफ किया कि LAC के नजदीक चीन की किसी भी ऐसी हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा और ऐसे में जमीन पर भारतीय सेना और आसमान में भारतीय वायुसेना लद्दाख सरहद पर चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। सेना से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा हुई है। वो इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं। कोविड की वजह से सेना प्रमुख बनने के बाद उनका दौरा नहीं हो पाया था और ये पहला दौरा है सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का। इस दौरे के दौरान वो खासतौर से 1971 के युद्ध में शामिल बांग्लादेश के सैनिकों के मेमोरियल पर जाएंगे। उसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को लेकर भी कई बैठकें वो करेंगे। तो काफी अहम दौरा होगा सेना प्रमुख का ये। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे सैनिक की जिसने अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकियों का मुकाबला करते हुए वो सीधे आतंकियों से भिड़ गया और उसने अपने साथी और युवा अधिकारियों की रक्षा की। इस मिशन में उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम बात कर रहे हैं सूबेदार सुजान सिंह की। सूबेदार सुजान सिंह का जन्म 30 मार्च 1953 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ। सुजान सिंह बचपन से ही खेलकूद में बहुत तेज थे। वो सेना में जाना चाहते थे, हालांकि पढ़ाई लिखाई में उतने तेज नहीं थे। 7वीं तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद वो सेना में भर्ती हो गए। कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में उन्हें सैनिक के तौर पर भर्ती हुए। उसके बाद वो लगातार अपनी वीरता की वजह से आगे बढ़ते चले गए। 1971 के युद्ध में उन्होंने राजस्थान के लोंगेवाला में उनकी तैनाती थी, जहां पर उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और उन्हें
थिएटर सम्मान से सम्मानित किया गया। वो लगातार अपने साहस, वीरता और कामों की वजह से सेना में आगे बढ़ते चले गए और सूबेदार के पद तक पहुंचे। अब बात उस ऑपरेशन की जिसमें सूबेदार सुजान सिंह ने देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी वीरता से एक नया इतिहास रचा। 26 सितंबर 1994 को सूबेदार सुजान सिंह की तैनाती जम्मू कश्मीर में थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जुलूराह गांव में उनकी तैनाती थी। उनकी टीम को खुफिया जानकारी मिली कि गांव के पास के एक जंगल में कई खूंखार आतंकी छुपे हुए हैं और वो एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूबेदार सुजान सिंह अपनी टीम के साथ उस जंगल की तरफ बढ़े। जंगल में घेराबंदी शुरू की गई। टीम का नेतृत्व एक युवा अधिकारी कर रहा था। साथ में सुजान सिंह उस ऑपरेशन में अपनी टीम के साथ थे और जिस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा था, सामान्य तौर पर उनका जो पद था, उनकी जो एज थी, उनके लिए जरूरी नहीं था कि वो इस ऑपरेशन में जाएं। वो अपने दूसरे सैनिकों को भेज सकते थे। उसके बावजूद सूबेदार सुजान सिंह ने युवा अधिकारी के साथ इस ऑपरेशन में जाने की ठानी। उसके बाद जंगल को घेरने के बाद सर्च पार्टी कमांडर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और तलाशी शुरू कर दी। सुजान सिंह ने 2 ठिकाने देखे जहां पर उन्हें लगा कि आतंकी छुपे हुए हैं। घने जंगल के बीच में पत्थरों की आड़ में ये आतंकी छुपे हुए थे। अचानक अपने को घिरा पाते हुए देख आतंकियों ने भारी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ठिकानों से भारी फायरिंग की वजह से सूबेदार सुजान सिंह के साथ अधिकारी और बाकी सैनिक उसकी चपेट में आ गए। ऐसे में मौके को भांपते हुए सूबेदार सुजान सिंह ने कोशिश की कि वो आतंकियों की फायरिंग का रुख अपनी तरफ करें और उन्होंने दूसरी दिशा से अपनी AK-47 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी दिशा से फायरिंग आते हुए देख आतंकियों ने फायरिंग का मुंह मोड़ दिया और सुजान सिंह की तरफ अपनी फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में सुजान सिंह की टीम के जो दूसरे साथी और उनके जो अधिकारी थे वो आतंकियों की सीधी फायरिंग की चपेट से बच गए और इस बीच सूबेदार सुजान सिंह ने एक ठिकाने के बिल्कुल नजदीक जाकर आतंकी का सफाया कर दिया और वहां से फायरिंग आनी बंद हो गई। लेकिन इस नजदीकी लड़ाई में सुजान सिंह घायल हो गए। उनके हेलमेट और उनकी छाती पर कई गोलियां लग गई। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उनके साथी उन्हें पीछे लेना चाहते थे लेकिन वो दोनों ही आतंकियों के दोनों ठिकानों के बीच में फंस चुके थे और ऐसे में उन्होंने अपनी फायरिंग लगातार जारी रखी। इस बीच उनके साथियों ने भी घेराबंदी को और मजबूत कर लिया। वो आगे बढ़े और दूसरे ठिकाने से जो आतंकी लगातार फायरिंग करके सूबेदार सुजान सिंह को निशाना बना रहे थे उसकी तरफ उनके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस तरह से दोनों ही ठिकानों में छिपे आतंकियों का सफाया कर दिया गया। लेकिन इस बीच आतंकियों की सीधी फायरिंग की चपेट में आने की वजह से सूबेदार सुजान सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और इस ऑपरेशन के खत्म होते होते उन्होंने अपने प्राण देश पर न्योछावर कर दिए। इस तरह से सैन्य परंपरा का निर्वाह करते हुए सूबेदार सुजान सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन सबसे खास बात टीम का नेतृत्व और टीम में वरिष्ठ होने का जो फर्ज होता है। आप टीम में चाहे अधिकारी हों, JCOs हों, वो हमेशा आगे बढ़कर अपने युवा सैनिकों का, युवा साथियों का नेतृत्व करते हैं। उसी भावना का सूबेदार सुजान सिंह ने भी परिचय दिया। वो इस ऑपरेशन में सीधे भाग लेने की उनको जरूरत नहीं थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने खुद सर्च कमांडर का नेतृत्व निभाया। सीधे आतंकियों के ठिकानों के बीच पहुंचकर सीधी फायरिंग में आतंकियों का सफाया किया और अपने साथियों की जान बचाई। भारतीय सेना में यही सैन्य परंपरा है, जब एक सैनिक किसी भी ऑपरेशन में अपनी
अपने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करता है। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको ऐसे ही शूरवीर महायोद्धा सैनिकों की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने अपनी वीरता से सेना के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ा। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।